प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्युदय क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एंशियंट हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त वंश। गुप्त वंश आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम आज उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा से संबंधित हैं और जिनके प्रश्न के रूप में बनने की अत्यधिक संभावना बनी रहती है। हम स्टार्ट करते हैं गुप्त वंश। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। गुप्त वंश की जो स्थापना की थी वह श्री गुप्त नामक व्यक्ति ने की थी और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। आपको बताते चलें कि यह एक स्वतंत्र शासक नहीं था, अर्थात यह किसी सत्ता के मतलब जो तीसरी छुपी हुई सत्ता थी उसके अंडर में काम कर रहा था। यह एक स्वतंत्र शासक नहीं माना जाता है। इसके बाद एक शासक घटोत्कच हुआ, दूसरा शासक घटोत्कच हुआ। ये भी स्वतंत्र शासक नहीं था, इसलिए इनके बारे में हमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा जो मुख्य रूप से गुप्त वंश प्रारंभ होता है वह चंद्रगुप्त प्रथम से प्रारंभ होता है। चंद्रगुप्त प्रथम से ही गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी, अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त ने एक नया संवत गुप्त संवत भी चलाया था। चंद्रगुप्त गुप्त शासकों में पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो यह भी फैक्ट आप लोगों को याद रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे, यानी पहला गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। जो चंद्रगुप्त प्रथम था इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त की। यह चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। यह चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा था। इसने आर्यावर्त और दक्षिणावर्त यानी जो भारत का उत्तरी इलाका था और दक्षिणी इलाका था, उत्तर के 9 शासकों को और दक्षिण के 12 शासकों को पराजित किया था। ऐसा कहा जाता है कि इसने समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में जितने भी युद्ध लड़े कभी भी इसने पराजय का मुख नहीं देखा, अर्थात इसे सभी युद्धों में विजयी प्राप्त हुई। इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ जो इतिहासकार विसेंट स्मिथ हैं उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है, इसीलिए आप लोगों को याद रखना है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। इसने प्रयाग में जो प्रशस्ति का मतलब जिसमें समुद्रगुप्त की जो विशेषताएं हैं उन्हें बताया गया था, उसमें इसने समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है। प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया है। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो वह प्रयाग प्रशस्ति लेख से मिलता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित एरड़ से प्राप्त एक लेख में समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से भी बढ़कर दानी बताया गया है और उसकी पत्नी का नाम दत्त देवी अंकित है। जो मध्य प्रदेश का सागर जिला है वहां से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिस अभिलेख का नाम है एरड़, और एरड़ अभिलेख में समुद्रगुप्त को राजा पृथु, राघव इन विभिन्न राजाओं से बड़ा दानी बताया गया है। कहने का मतलब यह है कि इस अभिलेख में समुद्रगुप्त को बहुत बड़ा दानी बताया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपको बताते चलें
कि यही वह इरण अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसी का कोई एक सैनिक था, गोपराज। गोपराज की जब मृत्यु हो जाती है तो इसकी पत्नी का सती होने का उल्लेख हमें इरण अभिलेख से मिलता है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में भी सती प्रथा का प्रचलन रहा होगा। समुद्रगुप्त की दक्षिणावर्त विजय को राय चौधरी ने धर्म विजय की संज्ञा दी है, अर्थात इसने जो दक्षिण के प्रदेशों को जीता था, राय चौधरी ने उन विजयों को धर्म विजय बताया है। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका परिचय उसके सिक्कों तथा उत्तराधिकारियों के अभिलेखों से प्राप्त होता है। जब इसने विभिन्न विजय युद्धों में विजय प्राप्त की, उसके बाद इसने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसका उल्लेख इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों से और इसके जो उत्तराधिकारी शासक हुए उनके अभिलेखों से जानकारी हमें प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मुद्रित अपृतरथ, आग्र पराक्रमांक जैसे नाम उसके गौरवमय जीवन चरित्र के स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, अर्थात उनके सिक्कों पर ये विभिन्न नाम अंकित हैं जो यह दिखलाते हैं कि उसका चरित्र बड़ा ही गौरवमय था। समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर की तरह तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था, ऐसा इरण अभिलेख में उल्लेख किया गया है। अर्थात जब समुद्रगुप्त खुश हुआ करता था तो बड़े बड़े दान दिया करता था, लेकिन जब वह किसी से रूठ जाता था तो यमराज की भांति उसे दंडित किया करता था, ऐसा उल्लेख इरण अभिलेख से हमें देखने को मिलता है। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था, अर्थात उसने कभी भी किसी युद्ध में पराजय का मुख नहीं देखा। साथ ही साथ वह संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक भी था। उसके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था और उसने स्वयं को कविराज की उपाधि प्रदान की थी, अर्थात समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जा सकता है। और इसका जो अंतिम महत्वपूर्ण फैक्ट था, इसने महान बौद्ध भिक्षु उस समय हुआ करते थे, वसुबंधु। वसुबंधु को इसने अपने राज्य में संरक्षण दिया था। अब इसके बाद बात आती है चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले एक शासक का हमें उल्लेख मिलता है, जिसका नाम रामगुप्त था। यह नैतिक पतन वाला एक व्यक्ति था। यह अत्यंत ही कमजोर शासक था और यह अल्प समय के लिए शासक बना था। तो जो वास्तविक उत्तराधिकारी है वह चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, उसी के पास लौह स्तंभ जो महरौली क्षेत्र में स्थित है, उस पर खुदे हुए अभिलेख से एक चंद्र नामक राजा का उल्लेख मिलता है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। महरौली में जो लौह स्तंभ है, उस पर एक चंद्र नामक राजा की कीर्ति का वर्णन मिलता है। इतिहासकार मानते हैं कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय की ही कीर्ति है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेरनागा से विवाह किया था। इसने कुबेरनागा से विवाह किया था और नागवंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। बाद में इसने इसकी पुत्री का नाम प्रभावती था। प्रभावती का विवाह वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। इसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक वंश के राजा जो थे रुद्रसेन, उनके साथ किया था। इसने अपने पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कंदव शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया था। अर्थात इसने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह जो किया था वह कंदव शासक की पुत्री से किया था। कंदव शासक का नाम था काकुत्स वर्मन। शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसने शकों को उस समय भारत से खदेड़ दिया था और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
यही विक्रमादित्य की उपाधि इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई और अनेक राजाओं ने इस उपाधि को बाद में धारण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। अर्थात हमें प्राचीन भारत में भी नवरत्न देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो अकबर के दरबार में हमें नवरत्न देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से कुछ इस प्रकार थे। पहला कालिदास, दूसरा धन्वंतरी, तीसरा छपड़क, चौथा अमर सिंह, पांचवा शंकु और छठे बैताल भट्ट, सातवें घटकर पर, आठवें बराहमीर और नौवें बररुचि। इनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो कालिदास और धन्वंतरी आपको जरूर याद रखने हैं, क्योंकि कई बार यही क्वेश्चन बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फैहान ने भारत की यात्रा की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फैहान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आपको याद रखना है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। गुप्त काल की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, हम उनके लेखकों पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। आपका पहला आता है ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम। इन सब की जो रचना की थी वह कालिदास ने की थी। कालिदास संस्कृत के एक महान लेखक थे। दूसरा आता है आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की है। मुद्रा राक्षस की जो रचना है वो विशाख दत्त ने की है। अगला आता है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम की रचना भी विशाख दत्त ने की है। नेक्स्ट 10 कुमार चरित दंडिन ने लिखा है, इन्हें दांडी कहा जाता है। हर्षचरित और कादम्बरी का जो लेखक है वह बाणभट्ट है। और पंचतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। पंचतंत्र परीक्षा की दृष्टि से इसे आप इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांतम नामक ग्रंथ की जो रचना की थी वह आर्यभट्ट ने की थी। और पंच सिद्धांतिका की रचना बारहमिहिर ने की थी। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। इस समय जैसे जो अशोक के स्तंभ से लिया गया है, अशोक की लाट, वह भारत का राजकीय चिन्ह है, तो उस समय गरुड़ गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह हुआ करता था। गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो गुप्त थे या कुषाणों के प्रारंभ में सामंत थे और बाद में यह बहुत बड़ा एक साम्राज्य बना। रामायण तथा महाभारत के अंतिम भाग का संकलन गुप्त काल ही में हुआ था। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य हुआ करते थे। अर्थात जो गुप्त काल में सबसे बड़े अधिकारी थे उन्हें कुमारा मात्य कहा जाता था। निगम, पूग, गढ़ तथा श्रेणी गुप्त काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों के संगठन हुआ करते थे। हमने गुप्त काल के उन तथ्यों को जानने का प्रयास किया है जो आपकी आने वाली जो पिट की परीक्षा है या जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो उन परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते थे। हमने उन तथ्यों पर चर्चा की है। अब हम इसी में आगे देख लेते हैं पुष्यवर्धन वंश, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से जानते हैं, वह भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वर्धन वंश की। तो आपको बताते चलें जो वर्धन वंश में सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वह है हर्षवर्धन। लेकिन हम थोड़ा इसका इतिहास जान लेते हैं। जो वर्धन वंश की स्थापना की गई थी वह पुष्यभूति वर्धन द्वारा की गई थी और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थानेश्वर थी। थानेश्वर वर्तमान में आपके हरियाणा राज्य में पड़ता है। तो
वर्धन वंश की जो स्थापना की थी वह पुष्यभूति वर्धन ने की थी। इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वह हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हेनसांग हर्ष के दरबार में आया था। अर्थात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसने हर्ष को शिलादित्य के नाम से संबोधित किया था। अर्थात यह हर्ष को शिलादित्य कहा करता था। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया था और इसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सीयूकी। अर्थात हेनसांग ने जो ग्रंथ लिखा उसे सीयूकी नाम से जाना जाता है। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हर्ष से पूर्व वर्धन वंश की जो राजधानी थी वह थानेश्वर थी, किंतु हर्ष ने अपनी राजधानी को कन्नौज ट्रांसफर किया और इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। हर्षवर्धन सूर्य, शिव और बुद्ध का उपासक था। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्ष ने पार्वती की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे। अर्थात हर्ष ने ऐसे सिक्के चलाए थे जिन पर शिव और पार्वती की आकृति बनी होती थी। हर्ष एक महान विद्वान था और कहा जाता है कि हर्ष ने अनेक रचनाएं की। इसकी 3 रचनाएं मुख्यतः मानी जाती हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। यह तीनों ही रचनाएं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन बनेगा कि प्रियदर्शिका या रत्नावली या नागानंद किसकी रचनाएं हैं, तो आपको उत्तर देना है हर्ष। हर्ष ने शशांक जो गौड़ शासक था को पराजित किया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तथा उत्तरी भारत के अनेक राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। थोड़ी बात कर लेते हैं शशांक की। तो शशांक ने जो हर्ष की बहन का पति था उसकी हत्या कर दी थी। अर्थात जो हर्ष की बहन थी राजश्री का जब विवाह हुआ था वह ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। ग्रहवर्मा कन्नौज का शासक था और जब इसे हराकर शशांक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था तो हर्ष ने शशांक की हत्या कर दी थी और शशांक की हत्या करने के उपरांत इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्ष एवं पुलिकेशन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। इसकी हमें जानकारी यहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। पुलिकेशन द्वितीय जो था यह चालुक्य वंश से संबंधित था। यह चालुक्य वंश का एक प्रतापी राजा था जिसने हर्ष को नर्मदा नदी तट पर जो युद्ध हुआ था उसमें पराजित किया था। हम आगे बात कर लेते हैं। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण किया था और जो वहाँ का शासक था उससे भगवान बुद्ध के दांतों को बलपूर्वक प्राप्त कर लिया था और उन्हें संघाराम में स्थापित किया था। कन्नौज के निकट एक स्थान पड़ता है संघाराम, वहाँ भगवान बुद्ध के दांतों को स्थापित किया था। हर्षवर्धन ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों तक और दक्षिण में नर्मदा नदी तट तक, पूरब में गंजाम तक तथा पश्चिम में बल्लभी तक विस्तृत थीं। अर्थात हम सार के रूप में कह सकते हैं कि जो इसका शासन था वह बड़े ही भूभाग पर था, एक विशाल भूभाग पर था। हर्ष का साम्राज्य सामंती संगठन पर आधारित था। अर्थात अनेक छोटे छोटे स्थानों पर सामंत हुआ करते थे जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन चलाते थे और जो अंतिम शक्ति थी वह हर्षवर्धन के पास हुआ करती थी। राज्य प्रशासन सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भोक्ति और राष्ट्र में विभाजित किया था। भोक्ति का तात्पर्य प्रांत से था।
वर्तमान में जो राज्य हैं, जो प्रांत हैं, उस समय इन्हें भोक्त कहा जाता था। विषय जिले के समान हुआ करते थे और शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वह गांव हुआ करती थी। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट था, अर्थात जो अंतिम शक्ति थी वह राजा के पास हुआ करती थी। हेनसांग के अनुसार राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था। या हेनसांग ने अपनी किताब सीयूकी में इन बातों का जिक्र किया है। उसी के आधार पर हम ये बातें जानते हैं। इस काल में सर्वाधिक आय भूमि से होती थी। भौगोलिक कर वसूलने वाला एक पुस्तपाल जमीन का हिसाब रखने वाला पदाधिकारी हुआ करता था। यानी जो पुस्तपाल हुआ करता था वह जमीन का हिसाब रखने वाला एक अधिकारी हुआ करता था। उपज का छठा भाग राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था, अर्थात जितना भी उपज होती थी उसका 1/6 राज्य को देना अनिवार्य होता था। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म शिक्षा का मुख्य केंद्र था, अर्थात जो बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थीं, हीनयान और महायान, उसमें से जो दूसरी शाखा थी महायान, वह उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह इसी शाखा का प्रधान शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। हर्षवर्धन बाणभट्ट तथा मयूर शर्मन नामक विद्वानों का संरक्षक था, अर्थात हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट और मयूर शर्मन रहा करते थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादंबरी की रचना की है। मयूर शर्मन ने सूर्य शतक की रचना की है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ग्राम शासन के प्रधान को ग्राम छपटलिक कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में एक यंत्र का प्रयोग हमें देखने को आता है। इसका उल्लेख हमें उस समय देखने को मिलता है जिसे हम उसमें तुला यंत्र कहा गया है, और वर्तमान में जिसकी हम तुलना जल पंप से कर सकते हैं। हमने इस वीडियो में पहले गुप्त काल की चर्चा की और उसके बाद हमने देखा वर्धन वंश। तो जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आप लोग उन्हें हल करने में सक्षम होंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।